चलो लास्ट क्लास में क्या हो गया दिक्कत रिकॉर्डिंग ठीक है ना। 3 दिन देखो लास्ट वीक 3 दिन हम लोगों ने क्लास शेड्यूल की थी, उसमें कितने बच्चे आए थे ये बताओ। मजबूरी में आखिरी दिन हम लोगों ने क्लास नहीं रखे थे, चलो बच्चे बहुत कम है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग को तो आना पड़ेगा। आप लोग आओगे तो लगभग 27 इतना कोर्स आना है सितंबर में है। आप भूल जाओगे। अच्छा कितने लोग फॉर्मूला शीट बना के लिखा बना दिए हो? नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आप तो चैप्टर का बस। हाँ बस इस चैप्टर का मैं रेफरेंस के लिए लेके आया हूँ, इसको सबको ना काट दिया फोटोकॉपी करिए। हाँ एक ना प्रिंटर में ना लगी हुई है पर जहाँ फोटोकॉपी करते हैं इसको लिख जा रहे नहीं वहां पे लगी हुई है, मतलब जो उसको उठाओगे ना इसमें फोटोकॉपी करते हैं रख के, हाँ वहां पे रखी हुई है, उसको लिड को उठाओगे दिख जाएगी ओरिजिनल कॉपी जो है। नहीं नहीं ये रेफरेंस के लिए भी नहीं है, ये बहुत बेकार मैंने बनाया है। अब बेकार इन द सेंस मतलब बेकार क्यों कह रहा हूँ मैं इसको। अब देखो सबसे पहले तो जो पहला नंबर का जो फॉर्मूला है वो पिछली यूनिट पे ही आ गया है, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, ये तो हमको याद होना चाहिए। उसके बाद ये क्या बेवकूफी है, मैंने लिख दिया हूँ F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बी बी साइन थीटा। इसको 2 बार रिपीट क्यों किया गया। आप लोगों को ऐसे नोट्स बनाना है, सीधा आप लोग एक बार में लिख दो उसको बी क्रॉस बी, और आपको पता होना चाहिए बी क्रॉस बी मतलब होता है बी साइन थीटा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने फालतू डायग्राम बनाए हुए, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको लिखना है पहला थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 डिग्री, उसमें फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एनी एंगल अदर देन 0, 90, 180 और सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। तो इतने में पूरा निपट जाएगा। ये फालतू ये सब डायग्राम वायग्राम के कारण बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों का तो और प्रिसाइज होना चाहिए, आप लोग का एक पेज में पूरा हो जाना चाहिए। आज तक के हम लोगों ने जो लास्ट क्लास तक के जहाँ पढ़ा है वहां तक तो अपने शीट में बनाया है, ओरिजिनल वाला तो मिल गया फोटोकॉपी। इसके पीछे पेज में आप लोग अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना वो लिख लीजिए अपने शब्दों में। तो बनाया था मैंने ऐसा, लेकिन आउटलाइन वगैरह कुछ आई नहीं है फोटोकॉपी में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे तो अच्छा बेहतर ही बनाएंगे। हाँ अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको कलर पेन से लिखना है या सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, कि आपके लिए कितनी भी बर्बाद राइटिंग में लिखो, लेकिन प्रिसाइज होना चाहिए कि मुझको एक शीट में सब कुछ दिख जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन करना बाकी था, क्या मैंने लिखवा दिया था एम्पियर का सर्किटल रूल क्या होता है। हाँ तो यहाँ देखिए एम्पियर का सर्किटल रूल, अगर कोई एक वायर से करंट जा रहा है आई, आपको पूछेगा किसके पास कोई एक पॉइंट है P से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो आपको करना क्या है, डिवाइडर का पिन जो है यहाँ पे रखना है, पेंसिल को यहाँ पे रखना है और आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। याद रखना डिवाइडर का पिन यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो करंट कैरी करने वाला जो भी है ना वो सेंटर पे होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद इस पॉइंट पी के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो एम्पियर सर्किटल रूल के हिसाब से बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये चीज लोग भूल जाते हैं इनसाइड, और लिख देते हैं बस आई। करंट तो बहुत सारा होगा, लेकिन हमको कौन सा करंट लेना है जो इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर। यहाँ पे तो एक ही करंट दिख रहा है,
मान लो एक करंट और होता है यहाँ पे I1 और एक करंट यहाँ पे और होता है I2, तो हम लोग I इनसाइड कितना लेते हैं, I प्लस I2। I1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इनसाइड वाला हमको कंसीडर करना है। अब पूछे इसका प्रूफ बताओ, प्रूफ करके बताओ कैसे होता है। तो आप लोग देखिए अपनी शीट में एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे जब आप लोग पढ़ोगे ना इसको तो बच्चे से क्लियर होता जाएगा। ये सेकंड नंबर वाला यानी यहाँ पे लिखा है बायो-सैवर्ट्स लॉ, उसके हिसाब से नंबर 2 में देखो एक आई है उसके बाजू में पी है, उसको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला देख सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट पी के ऊपर है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये डिस्टेंस है आर। अब हम लोगों को प्रूव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमें पता है बी डी एल इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमने लूप बनाया है, ये एक ऐसा लूप बनाया है इसमें ये करंट पास हो रहा है आई। अगर ये पेन जो है, ये वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है ऐसा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी। तो इस वाले लूप के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सर्कुलर है, तो किसी पॉइंट पे क्या होता है हमेशा, टेंजेंशियल। तो देखो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल, और लूप के ऊपर लेना है हमको एक एलिमेंट। हम इसी पॉइंट के ऊपर एक एलिमेंट लेंगे, जब भी सर्कल होता है ना तो सारी चीजें टेंजेंशियल होती है। तो ये देखो ये था हमारा सर्कल, इस पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। एकदम पास से देखोगे आपको एकदम छोटा सा ही दिख रहा है, लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, और ये लाइन कैसी होगी, बिल्कुल टेंजेंशियल। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, बी डी एल कॉस 0 यानी कि 1। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैंने बी को बाहर निकाल दिया, उसके बाद इधर बचा डीएल। अब आप लोग जानते हैं कि इस डीएल का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कि देखो ये डीएल बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये इंटीग्रेट करना मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे में बहुत सारे डीएल 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 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पूरी पेरिफेरी मिलेगी, यानी कि 2 पाई आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई आर। मुझे बायो-सैवर्ट लॉ से पता था बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आप लोगों ने देख के बताया है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, और देखो क्या बचा हमको कंक्लूजन, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, उसको हटा दें तो ये हमको कंक्लूजन मिल गया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एक बार पूछ देता है इसको 2 से 3 मार्क्स के लिए, प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप लोग इस तरीके से प्रूव करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज दिस मच। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बीडीएल, इसको फिर आप रिजॉल्व करके फाइनली आंसर देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं, लिखो प्रूव। Consider a long thin straight wire. Consider a long thin straight wire XY. XY. ये है XY. Carrying current I. Carrying current I. So the magnetic field lines around the conductor. The magnetic field lines around the conductor are concentric circles. Are concentric circles in the plane perpendicular to wire XY. सारे बच्चे जानते हैं कि अगर ये वायर ऐसे जा रहा है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर फैशन में होगी और इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे होगी।
तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ बनी हुई है, ये हमको पता है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, एंड द मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, and the magnitude at point P, comma, at distance r from the conductor is ये हमको कहां से मिला, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ये उससे हमको मिल गया। लिख लीजिएगा d इज इक्वल टू दिस मच, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया है मैंने, यहाँ से r डिस्टेंस। नेक्स्ट लिखिएगा, कंसीडर अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ, consider a circular closed path of radius r, whose center is O, whose center is O. Full stop. Take a small element dl, take a small element dl at P, capital P. Full stop. The direction of vector B and vector dl is same. ये वाला डायग्राम बना लीजिए। दोनों की डायरेक्शन सेम, डीएल की भी और मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ व्हाइट कलर का मैंने एक प्लेन बना दिया है। इस तरीके से है ये वायर, ये करंट कैरिंग एक सॉरी ये एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर इस कंडक्टर के। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो पॉइंट पी दिया हुआ था, एक सर्कल बनाऊंगा जिसका सेंटर होगा ये, ऐसा सेंटर मानते हुए यहाँ पे मैं एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। इतना काम मैंने अभी तक के कर दिया है। अब इस पॉइंट पी के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल। और हमको पता है ये देखो करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, तो छोटे से एलिमेंट पे क्या होगी, टेंजेंशियल। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लिखेगा आगे, हाँ बना लो, प्लेन बनाना चाहो कोई जरूरी नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया था ना एक प्लेन है परपेंडिकुलर, इसलिए बनवा देना। लिखेगा नेक्स्ट लाइन, therefore line integral of vector b, एक बार तो 1 मार्क में ये भी पूछा हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ में कौन सा इंटीग्रल यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। गॉस लॉ में हमने क्या यूज किया था, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि ds लिखते थे यानी कि सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं, bdl। therefore line integral of vector b
around the closed path around the closed path of radius r is ये होता है हमारा लाइन। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल cos थीटा। और अभी हम लोगों ने लिखा दोनों जो है टेंजेंशियल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है। इन्हें को दोनों के बीच का एंगल जीरो है जब दोनों ही टेंजेंशियल है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको बी डी एल बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटीग्रल ऑफ डीएल। ये एक छोटा एलिमेंट था, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, पूरी इसकी रेडियस के बराबर हो सकता है। और हम लिख सॉरी सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने बी की वैल्यू उठा के पुट कर दिए, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग। ये भी पूछता है आपको 4 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए भी पूछ लेता है कि आप एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा के, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बायो-सैवर्ट से निकाला था, बोलता है इसको एम्पियर के सर्किटल लॉ से निकाल के बताइए। ठीक है, निकाल के बताते हैं। लिखिएगा, हेडिंग को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। derive an expression for magnetic field due to infinite long straight current carrying wire। देखो एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग, इससे थोड़ी दूर पे कोई पॉइंट P है, हमने एज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस कितनी R। अब इसके ऊपर हमको निकालना है एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपको एक सर्किट या क्लोज लूप आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही होता है। तो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, उस पॉइंट से होता हुआ आपको एक सर्कल बनाना होता है। याद रखें, हमेशा सर्कल नहीं बनाएंगे हम लोग, परिस्थिति देख के लूप डिसाइड करेंगे। अगली क्लास में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब हमको एक स्क्वायर लूप लेना है और कब हमको एक सर्कुलर लूप लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। पता है हमको करंट ऐसा जा रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। प्लीज इसको लिखना ना भूले, आई इनसाइड को। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अगर हमने कुछ इस तरीके से इसको लिया है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमको हमेशा क्या मिलती है, 0 मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो आज कुछ तूफानी करना है, बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना हमेशा ऐसी होती है। कोई बच्चा बोला कि सर यहाँ पे जो आपने पॉइंट P लिया है ना, P, उसके ऊपर तो मैं रेक्टेंगुलर लूप बनाऊंगा, क्योंकि आप ही ने कहा है कि कोई सा भी लूप बनाओ सब चलता है। मैं बोलूंगा बना। बच्चे ने बना दिया एक रेक्टेंगुलर लूप। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा अब मैग्नेटिक लूप बना के दिखो। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसी ही बनती है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड बन गई कैसी, ऐसी टाइप। अब इस पॉइंट के ऊपर तो इसको एंगल पता है क्या, इस पॉइंट पे एंगल पता है नहीं। इस पॉइंट पे देखो एंगल कैसा है, ये ऐसा, और ये यहाँ पे ये जा रहा है अभी भी डीएल ऐसा। हमको क्या लेना है,
ये देखो इसका मतलब पहले समझो, बी डॉट डी एल, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे ना ये एक छोटा सा हिस्सा डीएल है, ये भी एक छोटा सा हिस्सा डीएल है, ये भी एक छोटा सा हिस्सा डीएल है, ये भी एक छोटा सा हिस्सा डीएल है। ऐसा पूरा बनाऊं क्या, कितने में चल जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर बस डीएल का इंटीग्रेशन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, लेकिन बी जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन तो डीएल का ही होगा। हाँ इंटीग्रेशन फिर डीएल का ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो देखो हमको करना क्या है, इतने से का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी डी एल, इसका कितना होगा प्लस बी डी एल, प्लस इसका कितना होगा बी डी एल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना था, डीएल और बी के बीच में 0 डिग्री था। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो ये वाला पॉइंट और इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन तो ये है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का एंगल कुछ और, इसका एंगल कुछ और, तो थीटा आप यहाँ पे 0 नहीं बोल सकते। इसी वजह से हम लोग लूप कैसा लेते हैं, लूप हम ऐसा लेते हैं जैसी मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा लूप लेंगे, जैसी मैग्नेटिक फील्ड। कई बार पता है आपको आगे चल के ना ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, तो पता है हम लूप कैसा लेंगे, हम लूप लेंगे ऐसा। इसके साथ कितना एंगल बनाया इसने, 0 डिग्री। इसके साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। इसके साथ 180। ऐसा जाएगी ना लूप, लूप की भी एक डायरेक्शन होती है, मैंने बताया था ना डीएल वेक्टर लेना है हमको। तो अगर आपने लूप की डायरेक्शन ऐसी ली है तो देखो यहाँ पे इसके साथ तो 0 डिग्री, कॉस 0 सबको पता है। यहाँ से यहाँ तक थीटा फिक्स हो गया 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक थीटा फिक्स हो गया 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर से थीटा फिक्स हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी होगी तो हम लूप भी ऐसा ऐसा बनाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी होगी तो हम लूप भी ऐसा ऐसा बनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप लिया। तो देखो बी डी एल कॉस थीटा, सर्कुलर लूप क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल के फॉर्म में। बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई इन साइन। अब कॉस थीटा तो 0 है सबको पता है, और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू 0 आई इन साइन। यहाँ से बी डीएल इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। तो यहाँ से b इज इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई इन साइड अपॉन 2 पाई आर। यही आप लोगों को डिराइव करना था, यही हम लोगों ने हेडिंग लिखी। तो इसको लिख लीजिए, डायग्राम हाँ बना लो, हमेशा डायग्राम बनाना किसी भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें रिपीट नहीं की है। कंसीडर अ वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई एंड अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। पिछले वाले में मैंने लिखवाया था प्रूफ में, याद है? दोबारा लिखवा के आपका पेज और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने नहीं लिखवाया है, पर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जैसा प्रूफ में हमने लिखा है वैसा यहाँ पे चिपका देना। क्लियर है? इसमें आप लोग देखोगे अगर एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम लोगों ने बस ये पहला वाला डब्बा अभी तक के पढ़ा है, इसको प्रूफ किया है और इससे पुराना वाला हम लोगों ने डिराइव किया है। अभी तक कितना काम हुआ है, उसके नीचे वाला देखो अभी हुआ नहीं। उन चारों पांचों चीजों को हमको करना है अभी। तो देखो हमेशा ना वायर नहीं होगा, आगे चल के आपको ऐसा मिलेगा कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर में से करंट जो है वो पास होगा। और ये जो सिलेंडर ये इनफाइनाइट लेंथ का है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसी डैश लाइन बना देते हैं। ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास।
समझ जाओ जैसे कि ये बॉटल है, तो आप लोग पूरा सिलिंड्रिकल शेप का एज्यूम कर लो, उसमें से करंट पास हो रहा है। अब वो पूछेगा कि बताओ, इसका मैं एक्सिस भी बना देता हूँ कि ये जो है इसका एक्सिस, एक्सिस वाली लाइन ऐसी होती है, एक बड़ा फिर छोटा डैश, फिर बड़ा फिर छोटा डैश, और इनफाइनाइट बताने वाला कैसा होता है, कंटिन्यूअस डैश। ठीक है, अब इसमें आपको ना 3 अलग अलग पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक पूछेगा इससे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, हम मान लेंगे ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r। उसके बाद ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी खुद की जो रेडियस है वो कैपिटल R। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट देगा, एक पॉइंट, वो होगा पॉइंट, उसका नाम Q। हम इस डिस्टेंस को भी R मान के सॉल्व करेंगे आगे चल। R एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पे S, ये इसके एक्सिस से कितनी दूरी पे, ये भी हम R मानेंगे, लेकिन ये क्या होगा, इक्वल टू R निकलने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आएगा हमारा स्मॉल r की टर्म फॉर्म। हाँ, और तो ये हाँ वही, इसकी रेडियस जो है R है, तो हमको 3 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक ऑन द सरफेस। तो तीनों पॉइंट के लिए रेडियस हम लोग ना स्मॉल r लेके चलेंगे, स्मॉल r के टर्म्स में फॉर्मूला आएगा। ये काम हमको करना है, हेडिंग डालिए। और फॉर्मूले देख रहे हो, उसमें फॉर्मूला देखो कैसा है। पहला वाला फॉर्मूला देखो, जो बीपी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, देखा देखा लग रहा है। हाँ, उसके बाद अगला वाला देखो 0, उसके बाद अगला वाला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा नया फॉर्मूला है। उसके बाद नीचे के 2 फॉर्मूले देखो, सोलेनॉइड और टोराइड के लिए सेम मिलने वाले हैं, तो हमको ज्यादा फॉर्मूले भी याद करने का लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये दिख तो वैसे ही रहा है कि कोई एक वायर है और उससे थोड़ी दूरी पे कोई, अब भाई वायर मोटा पतला कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा अब मोटा हो गया है वायर, भले इसको सिलेंडर हम बोल रहे हैं, लेकिन केस तो वैसे ही दिख रहा है जिसे पहले होता था, एक वायर होता था और उससे थोड़ी दूरी पे पॉइंट पी होता था। यहाँ पे भी एक वायर है, थोड़ा सा मोटा वायर है, उससे थोड़ी दूरी पे पॉइंट पी है, फॉर्मूला चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला आया है। लिखिएगा हेडिंग, magnetic field due to current, magnetic field due to current through a very long circular cylinder, through a very long circular cylinder। तो हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, पर एक बात याद रहे, ये वाला जो पॉइंट पी है, अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। तो लूप बनाएंगे तो यहाँ पे भी जगह होनी चाहिए, ऐसा देख के डायग्राम बनाना। तो सबसे पहला काम करो, एक सिलेंडर बना लो, ये वाला पूरा काम कंप्लीट कर लो। तो जैसे मेरी कॉपी में मैंने इधर डायग्राम बना लिया है, इसके बाजू में लिख लिया, तो स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। नोट जितने मोटे हो जाते हैं ना, उतना कम पढ़ने का मन करता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइजेशन भी ढंग से करें। तो इसको मैं थोड़ा सा पास बना देता हूँ पॉइंट पी को। ये पॉइंट पी है, ये भी आर रेडियस के ऊपर है। अब इसे कितना बनाना, लूप मत बनाना, लूप के लिए जगह छोड़ देना। तो देखो हमने एक सिलेंडर बनाया येलो कलर का, सिलेंडर बना लो, उसके बाद पॉइंट पी बना लो, पॉइंट क्यू बना लो, पॉइंट एस बना लो, और सबको डिस्टेंस आर 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 पे ही शो करो। मतलब 3 अलग अलग डायग्राम बनाने से अच्छा हमने एक ही डायग्राम बनाया। स्मॉल आर एक वेरिएबल है जो कुछ भी हो सकता है, बाहर तक भी जा सकता है, सरफेस तक भी जा सकता है और अंदर तक भी रह सकता है। कैपिटल आर जो है वो सिलेंडर की रेडियस है, और जब हम सरफेस पे निकालेंगे तो देखो जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, कैपिटल आर के बराबर ही होगी। स्मॉलर वाला क्या है, ये भी स्मॉल आर, पॉइंट क्यू है। ये 3 पॉइंट है, देखो पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट पी बाहर है सिलेंडर के, क्यू इनसाइड, हाँ क्यू जो है वो इनसाइड है, और एस जो है वो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर है।
डायग्राम बन गया, तो लिखिए consider an infinite long cylinder of consider an infinite long cylinder of radius capital R, radius capital R with axis xy, xy बनाना तो भूल जाना होगा, xy मैंने बना दिया axis, तो stop, let current I radius R with axis xy capital X capital R, full stop, let current I be the current passing through the cylinder, passing through the cylinder, full stop, the magnetic field lines, the magnetic field lines of current are in a plane perpendicular to the length of cylinder. तो ये हमारा सिलेंडर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी वो देखो कैसे बन रही है कि ऐसे प्लेन में बन रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ वही मैंने लिखवाया है। देखिएगा आगे, अब हमको लिखना है केस अलग अलग तीन। पहला केस ये रहेगा आउटसाइड, उसके बाद दूसरा केस ये रहेगा इनसाइड, और दूसरे केस के अंदर में दो सब केसेस बनेंगे। पहला ये कि सिलेंडर जो हॉलो है, अगला केस बनेगा ये सिलेंडर जो है पूरा सॉलिड है, और तीसरा सड़ा केस बनेगा हमारा क्या, ये वाला सरफेस के ऊपर। लिखिए केस नंबर 1, केस 1, पॉइंट P is laying outside the cylinder. Point P, capital P, is laying outside the cylinder. देखो पता है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाऊंगा। एम्पियर का सर्किटल लॉ बोलता है कुछ इस तरीके से, ये मुझे याद हो गया, म्यू नॉट आई इनसाइड, ये इनसाइड को ना भूलें, बाद में बच्चे इसी को भूल जाते हैं, और ये होता है जब सॉलिनॉइड पढ़ेंगे ना तो पूरे के पूरे करंट को कंसीडर कर लेंगे, जो लूप के अंदर है बस उसको कंसीडर करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले फॉर्मूला लिखा। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, लूप बनाना। ये हमारा सिलेंडर था, पॉइंट P पे निकालना है, तो पॉइंट P से मैं एक लूप बनाऊंगा, वो लूप बन गया कुछ इस तरीके से। अब देखो ये इतना बड़ा लूप बना है कि इसके अंदर पूरा सिलेंडर फिट हो गया, और सिलेंडर से कितना करंट जा रहा है, आई। तो मैं आई इनसाइड की जगह अब लिख सकता हूँ आई, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है इज इक्वल टू बी डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, सर्कुलर है ये तो 0, हमेशा 0 आंख बंद है। इसको मैं लिख सकता हूँ b इंटीग्रेशन अंदर में dl, क्योंकि b dl cos थीटा हो गया, cos 0 1 हो गया, b जो है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो b, अब इसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, इस dl का पूरा इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 पाई पेरीफेरी मिलने वाली 2 पाई r, तो मैंने लिख दिया 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i। तो यहां से b एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन, यार ये तो वही रिजल्ट मिल गया मुझको जो बायो सेवर्ट लॉ से एक करंट यानी इनफिनिट लॉन्ग वायर से थोड़ी दूरी पे पॉइंट थी उसके लिए मिला था। फॉर्मूला नया याद करने की जरूरत ही नहीं। वायर मोटा हो चाहे पतला हो, मैग्नेटिक फील्ड उससे किसी दूर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो क्या वायर की मोटाई से कोई फर्क पड़ा, नहीं कोई फर्क नहीं। तो बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, कुछ लिखवाऊं क्या, लिख लीजिए, लेट स्मॉल आर लिखना, लेट आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P,
R be the perpendicular distance of point P from the axis of cylinder. From the axis of cylinder. और ब्रैकेट में लिख लेना ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. देख सकते हो कैपिटल R तो सिलेंडर की रेडियस है और स्मॉल r क्या है, पॉइंट P तक डिस्टेंस है. कैपिटल R इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R को लिखना है. अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग, the magnetic field vector B is acting tangentially to vector dl, tangentially to vector dl. फिर से नेक्स्ट लाइन में applying Ampere's circuital law, applying Ampere's circuital law, comma we have बस अब ये 1 2 3 4 लाइन को एज इट इज लिख दीजिए. वो तो पहले लिख चुके हैं हम लोग. ये है ना अपना परफेक्ट सिलेंडर. चलो तो भाई केस 1 हो गया. अब केस नंबर 2. अच्छा यहां से एक चीज देखो, ये चीज भी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या म्यू नॉट एक कांस्टेंट है? हाँ, अगर आपने करंट को सेव रखा है तो आई भी एक कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ही. यानी कि अगर कांस्टेंट करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ डिस्टेंस पे, कि वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो इसका जो मैं ग्राफ है ना वो ऐसा बना सकता हूँ कि जैसे जैसे R बढ़ेगा, देखो R नीचे है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी. तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा. इसको हम बोलते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा, देखो R की वैल्यू बढ़ रही है, B की वैल्यू कम होती जा रही है. ये पहला ग्राफ हमारा हो गया. आप लोगों की शीट में देखो, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ग्राफ बनाया है, आपको भी ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे देखो एग्जैक्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए भी वहां पे रेडियस थी. तो यहाँ पे मैंने बाजू में छोटा सा ग्राफ बना दिया. आपको भी इसी छोटा सा बनाना है, आपके समझने के लिए होना चाहिए बस. यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है इस क्लोज लूप के नीचे, इसमें विजिबल है ना. तो आपको भी ऐसे छोटा सा बनाना है और कुछ नहीं, आपके समझ में आए बस. ये रेफरेंस के लिए कि ऐसा आप लोग को करना है. और इसमें मैंने बहुत एक्सेस चीजें लिखी है, ये सब नहीं लिखी. मैंने हेडिंग डाली है बड़ी बड़ी, मैग्नेटिक फोर्स. अब एफएम लिखो खत्म, नीचे एम क्यों लगा हुआ है? मैग्नेटिक के लिए ना. एफई इलेक्ट्रिक फोर्स, उतना कथा कहानी लिखना नहीं है. लिखिएगा केस 2. अब पॉइंट Q, कैपिटल Q is laying inside cylinder, inside cylinder. ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल r जो है अब छोटा हो गया है कैपिटल R.
अब देखो यहाँ पे फिर से मैं एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, या इसमें काम करते पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर दो सब केस बनने वाले ना, एक हॉलो रहेगा और एक सॉलिड रहेगा, वो लिख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये लिख दिया होगा स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, फिर कॉमा करके लिखना we may have two possibilities, we may have two possibilities। तो केस 2 के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, तो मैं लिख रहा हूं ये वाली, रोमन में 1 लिख लेना। if the current is only along the surface of cylinder, मैंने ऐसा क्यों लिख पाया, मैंने फॉलो क्यों नहीं लिख पाया, सरफेस से करंट पास हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है। इसका तो ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि किसी सॉलिड सिलेंडर के अंदर से भी हो सकता है करंट पास ना हो रहा हो, सिर्फ सरफेस से हो रहा हो। कैसा पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल। आगे चल के हम लोग इसको एसी करंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज समझ जाओ कि अगर सिलेंडर हॉलो है तो करंट तो सिर्फ सरफेस से ही पास होगा, अंदर हवा से तो पास हो नहीं सकते। सरफेस ये बाहर ही बाहर करंट है, अंदर कुछ नहीं। तो कई बार ऐसे केसेस हमको देखने मिलेंगे, आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हॉलो लिखा के भी चुप हो जाए, क्या नहीं होंगे, क्या होंगे। जब हम एसी पढ़ेंगे ना तब बहुत डिटेल में हमको डिस्कस करना है, अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, किसी बाहरी बाहर ये लोग मूव करते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ जाओ कि सिलेंडर हॉलो होगा तभी सरफेस से करंट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉलिड होगा ना तब भी ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ सरफेस से करंट जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो लिखिएगा सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो अब देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस से करंट पास हो रहा है, सरफेस, इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं, बना के दिखाऊं टॉप व्यू, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, ये देखो तो आपको दिखेगा एक सिलेंडर और ये दिखेगा इसका एक्सिस, और इससे थोड़ी दूरी पे आपको नीचे में दिखाई देगा कौन, पॉइंट क्यू। और करंट कहां से जा रहा है, सरफेस से। अगर करंट सरफेस से जा रहा है इस डायरेक्शन में और मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो मुझे करंट कैसे दिखेगा, मेरी तरफ आपको भी दिखेगा। इसको मैं क्या बनाऊंगा, डॉट या क्रॉस, डॉट। यहाँ पे देखो चारों तरफ से करंट ऊपर आ रहा है, पूरी की पूरी सरफेस से करंट मुझे ऊपर आते हुए दिख रहा है। ये देखो यही है वो सिलेंडर, इसमें अंदर में कोई पॉइंट क्यों था, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, इसका ढक्कन खोल देता हूँ, मुझको कैसे ये हॉलो दिख रहा है, और इसकी पूरी सरफेस से देखो करंट ऐसा ऊपर आते हुए दिख रहा है, और मुझे अंदर में कहीं पे पॉइंट क्यों दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पे ऐसे ही दिखेगा। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको बनाना पड़ता है एक लूप, वो लूप मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो लूप जब मैं बनाऊंगा तो लूप कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि हमेशा सेंटर के ऊपर क्या रखना है हमको, डिवाइडर का पिन, और यहां से बनाना है हमको एक ऐसा लूप जो कि इसके सेंटर को कवर करे। हमेशा हमको एक्सिस को या सेंटर को ही क्या करना है, कवर करना है, उसी को सेंटर बनाते हुए बनाना है। अब यहाँ पे बताओ, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एम्पियर का सर्किटल लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाता हूँ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बताओ आप लोग क्या समझ रहे हो इस तरह, बिल्कुल सही भाई। जितना भी करंट है वो हरे कलर का देखो मैंने लूप के बाहर ही बनाया है, तो लूप के अंदर जब कोई करंट ही नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, आई इनसाइड की 0। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो, डीएल तो कभी 0 हो नहीं सकता, डी की वैल्यू हो जाएगी क्या हमारी 0। ये मुझे बताना था, उस शीट में देख लो लिखा हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है एक हॉलो सिलेंडर है, ये ऐसा कर,
तो मैंने वहां पे हॉलो लिख दिया। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हॉलो होगा तभी सरफेस से करंट जाएगा, हम ऐसे भी भेज के दिखाएंगे, दिखेगा। हाँ, तो आप ये डायग्राम चाहो तो ये डायग्राम बना लो, तो समझ में आया तो बनाने की जरूरत नहीं, बुक में भी नहीं होता चलेगा। चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लिखिएगा। As the current inside the closed path, as the current inside the closed path, वो जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया लूप, उसी को क्लोज पाथ कहते हैं, is zero using Ampere's circuital law। ये एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा दो, because I inside is zero। कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं, सर आई इनसाइड कैसे जीरो हो गया है? करंट दिया हुआ है आई, अरे दिया हुआ है लेकिन वो लूप के बाहर है। आप लोगों को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था कि एक स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो होती है। जब बारिश हो रही है, बहुत बिजली गरज रही है, तब आप कार में अगर कहीं जा रहे हैं तो आप सेफ हैं या नहीं? एकदम सेफ। अगर बिजली गिर भी गई ना तो कोई मेटेलिक बॉडी बाहर के बाहर वो ग्राउंड में चली जाएगी, अंदर आप सेफ नहीं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है बाहर के बाहर है, अंदर में नहीं है, देखिएगा। अच्छा, अब इसमें मैं बनाना चाहता हूँ एक ग्राफ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी कैसी है। तो आप एक बात बताओ, ये देखो, ये हमारा बन गया एक सिलेंडर। अगर बाहर में कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अब भी डिराइव किए, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। लेकिन जैसे अंदर घुसोगे कितना हो जाता है? जीरो। तो इसको देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। जैसा इस तरफ है वैसे ही एक्सिस के उस तरफ है, इधर भी पूरा 2πr वाला फॉर्मूला आएगा और इधर अंदर घुसोगे तो जीरो। तो हम एक ही साइड का बनाएंगे, एक ही साइड का बनाते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैं बनाऊंगा आर। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे आप अंदर इधर मूव कर रहे हो, कहीं पे भी चले जाओ, अंदर में तो जीरो ही मिलना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से यहाँ तक की कितनी मिलेगी? जीरो। हम कहाँ पहुंच गए हैं? कैपिटल आर। तो रेडियस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, कैपिटल आर जैसी पहुंची। अब हमको क्या होगा? यहाँ पे सडन जंप मिलने वाला, सडन जंप। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ना मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाओगे, यार थोड़ी देर पहले हमने कर्व बनाए थे ऐसा कि इससे जितना दूर जाओगे तो इस डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाता है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह। अगर सिर्फ यहाँ से पूछे तो डायग्राम सीधा यहाँ से ऐसा बनाओ, लेकिन अगर पूरा पूछे कि इसके एक्सिस से बना के दिखाओ, तो भाई अंदर ही अंदर तो ना जीरो है, और जैसे हम कैपिटल आर को पहुंचते हैं अचानक से हमको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कैसे अचानक से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? ऐसे मिलती है क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे पहुंचे और लूप बनाए, तो देखो पूरा करंट मिल गया कि नहीं? अचानक से भाई ये क्यू पॉइंट सरकते 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 जैसी सरफेस पे आएगा, और सरफेस से तो करंट जा रहा है, तो अब अंदर आ गया ना करंट। नहीं समझे? समझ गए? तो अचानक से करंट आई इनसाइड की वैल्यू आपको मिलती है मैक्सिमम। इसलिए क्या होता है, अचानक से आपको यहाँ पे जंप मिलता है और आपको एक मैक्सिमम यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस डायग्राम को भी आप लोग बना लो, इंपॉर्टेंट। यहां से यहां तक के ना b इक्वल टू 0 रहता है, और यहां से फिर b जो रहता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो ये हमारा केस 2 के अंदर
रोमन में 1 था, ये हॉलो था, तब क्या होगा? अब हमको देखना है कि सिलेंडर अगर सॉलिड होता तो क्या होता। तो लिखिएगा, अब रोमन में 2, जैसे यहाँ पे हमने रोमन में ये 1 लिखा हुआ था, हॉलो वाला केस। अब हम लोग लिखेंगे रोमन में 2।